गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कवि सूरदास तुलसीदास से 2 चैप्टर अब पूरे हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर आपका देव और चौथा चैप्टर कवि जयशंकर प्रसाद का है। ते 2 चैप्टर जो है केवल पढ़ने के लिए है, परीक्षा उपयोगी नहीं है। इसलिए मैं 5वां चैप्टर शुरू करती हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय जाने। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ तो वे थे महाकवि निराला। निराला के काव्य में कबीर का फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद का सौंदर्य चेतना साकार हो उठी है। वे एक ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ साथ अनेक रूढ़ियों को तोड़ डाला और काव्य के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतकारी परिवर्तन किए। तो बच्चों, कवि निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी यानी संवत 1954 में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। आपको बचपन से ही घुड़सवारी, कुश्ती और खेती का बड़ा शौक था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का साया अल्पवायु में ही उठ गया था। निराला जी को बंगला और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। आपने संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में इनकी पर्याप्त रुचि थी। तो निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गईं। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। इसी समय उनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनके सहयोग से निराला जी ने समन्वय और मतवाला 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इस तरह से बच्चों धीरे धीरे इनका जीवन साहित्य जगत में आगे बढ़ता गया। सरोज स्मृति नामक इन्होंने अपनी पुत्री के देहांत के बाद लिखा, जो हिंदी का प्रथम शोक गीत के नाम से जाना जाता है। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से भी बहुत प्रभावित थे। इनकी कविताओं में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है। सन 1961 ईस्वी यानी संवत 2018 में निराला जी का देहांत हो गया। तो निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य, परिमल, अनामिका, गीतिका, अपराध, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। उपन्यास विधा है अलका, अप्सरा, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह है लिली, सखी, चतुरी, चमार। निबंध है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, आलोचना ग्रंथ है रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। पत्रिका संपादन समन्वय का, मतवाला का और सुधा का किया। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि प्रदान किया है। काव्यगत विशेषताएं हैं भाषा। काव्य की पुरानी परंपराओं को त्याग कर निराला ने काव्य शिल्प के स्तर पर भी विद्रोही तेवर अपनाते हुए निराला जी ने काव्य शैली को नई दिशा प्रदान की है। उनके काव्य में भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता एवं अर्थ की प्रधानता है। संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ संधि तथा समास युक्त शब्दों का भी कुशलता पूर्वक निराला जी ने प्रयोग किया है। छंद। निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का साहस किया। यद्यपि उन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। उर्दू में प्रचलित छंदों का प्रयोग कर निराला जी ने हिंदी में गजलों की रचना की है। नाद सौंदर्य। निराला जी के काव्य में नाद सौंदर्य भी है। उनकी अनेक कविताएं संगीतात्मकता के गुण युक्त हैं। उत्साह कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रतीक योजना। निराला जी ने प्रतीकों का बड़ा ही सुंदर एवं उपयुक्त प्रयोग किया है। बिंब विधान। निराला जी के काव्य में चित्रमय बिंब विधान का गुण है, जैसे आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन। अलंकार योजना। कवि निराला ने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है।
इस तरह से कवि निराला का जीवन परिचय था। ये छायावाद युग के महेश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बच्चों, मैं पाठ परिचय उत्साह कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है, तो बच्चों दूसरी तरफ बादल की नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला बताया गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की कल्पना या भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और संघर्ष का स्वर मुखरित कर सकता है। इस कविता में कवि की जनवादी भावना मुखरित हुई है। तो कविता है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो सबसे पहले शब्दार्थ, बादल गरजो। घेर घेर, घेर घेर माने चारों तरफ से उमड़ घुमड़, घोर माने भयंकर, गगन माने आसमान, धाराधर माने धाराधर माने बादल, ललित ललित माने सुंदर सुंदर, काले काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, उर्माने हृदय में, नवजीवन वाले नया जीवन प्रदान करने वाले, वज्र छिपा नूतन माने नवीन, बादल गरजो, विकल माने व्याकुल, उन्मन माने अनमना सा जिसका मन कहीं एक जगह ना टिक सके, विश्व के निदाघ, निदाघ माने गर्मी से सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, तप्त माने जलता हुआ, धरा माने धरती, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो बच्चों देखो, बादल गरजो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो। फिर कवि क्या कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। वह कवि पुनः कहते हैं कि हे बादल तुम अत्यधिक सघन हो, घोर अत्यधिक सघन हो, अर्थात चारों तरफ से आप जो है आसमान को घेर लो, घेर लो। ललित ललित काले काले, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम चारों तरफ से बादल पृथ्वी पर छा जाओ। कवि बादल को पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि ललित ललित काले काले घुघराले। कवि कहता है कि हे बादल, आप बच्चों के काले घुघराले बाल के समान हैं। आप अपने काले घुघराले सुंदर बालों के होते हुए आप पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लो। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे केस कितने सुंदर और काले घुघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान पाले माने घने हैं। कवि पुनः बादल को संबोधित करते हुए क्या कहता है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है कि हे बादल, आप अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हैं। वो कवि संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाए हुए हो, समूचे संसार में जोश और पौरुष का स्वर भरने वाले हो। इसलिए हे बादल, तुम गरजो और बरसो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ और लोगों में नई क्रांति की भावना पैदा कर दो। बादल गरजो, हे बादल पुनः। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। बच्चों देखो, कवि क्या कहता है, बिकल बिकल थे उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है
चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। गर्मी के कारण किसी का मन लग नहीं रहा था। हर मनुष्य परेशान था। लोगों के मन उछते हुए थे, अनमने थे। फिर कभी कहता, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कभी बादलों को आहन करते हुए कहता है, बादल तुम खूब बरसो, खूब गरजो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक दे दो, खूब गरजो। इस तरह से कवि जो है कविता का सांकेतिक अर्थ व्यक्त करते हुए कहता है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, उनका मन अनमना था, उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता, हे बादलों तुम खूब गरजो, बरसो, दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान कर दो। तो इस कविता के माध्यम से एक तरफ बादल को संबोधित किया गया है, एक तरफ संसार में पीड़ित एवं शोषित जन के प्रति भाव भरा है। तो काव्यगत सौंदर्य देखो, काव्यगत सौंदर्य में भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। यह किस युग की कविता है? तो हम पहले ही बताए हैं कि ये कवि छायावादी युग के हैं, तो यह कविता भी छायावादी युग की है। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? तो घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश है और साथ साथ घा घा वर्णों की आवृत होने के कारण अनुप्रास है। इस लाइन में अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर है बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ तुलना की जा रही है। यह गीत किस प्रकार का है? यह गीत आवाहन है। काव्यांश का में कौन सा गुण है? काव्यांश में ओज गुण का प्रयोग हुआ है। कविता की शैली क्या है? संबोधन शैली, क्योंकि बादल को संबोधित किया गया है।